नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के स्ट्रेस के बारे में, दूसरा इंडिया म्यांमार रिलेशंस, तीसरा गिलगिट बाल्टिस्तान। देखो बीच में ये जो आर्टिकल है जीएसटी से संबंधित, वैसे तो जीएसटी का से संबंधित जो इशू है हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। राइटर इस आर्टिकल में 2-3 ऐसी बातें बोलते हैं फेडरलिज्म से संबंधित इशू में। कौन सी हैं वो बातें? राइटर देखो ये कहते हैं जीएसटी को लेके अभी जो सेंटर के बीच और कई स्टेट्स के बीच टकराव देखने को मिल रहा है, उसका एक रीज़न ये है क्योंकि अभी सेंटर में एक पार्टी की सरकार है, बीजेपी की। मतलब बीजेपी के पास बहुमत है। वैसे 1-2 पार्टी और भी होंगी एनडीए के साथ, लेकिन अकेले बीजेपी के पास बहुमत है। और बीजेपी के अंदर भी पावर सेंट्रलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। ये वही दौर है जो 1960s में हुआ करता था। 1950s में तो देखो ये हुआ करता था कि सभी स्टेट्स में, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी और सेंटर में भी कांग्रेस सरकार। तो इतना ज़्यादा विवाद हुआ नहीं करता था। कांग्रेस पार्टी के अंदर पावर डायनामिक्स किस प्रकार से थे, उसी बात पर यह डिपेंड करता था कि स्टेट्स और सेंटर के बीच रिलेशन कैसे थे। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूँ। देखो 1950s में ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कैसे रिलेशन थे नेहरू के बीच और विभिन्न स्टेट्स के सीएम के बीच, उसी पर डिपेंड करता था कि स्टेट और सेंटर के बीच रिलेशन कैसे होंगे। ज़्यादा रिलेशन खराब हुआ नहीं करते थे और नेहरू के पास में काफ़ी पावर हुआ करती थी, इसलिए नेहरू की बात ज़्यादातर जो सीएम्स थे, ज़्यादातर क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी सीएम्स जो थे वो मान ही लिया करते थे। लेकिन ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हुआ 1967 के बाद। काफ़ी सारे राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकारें बनी। तो दूसरी पार्टी की सरकारें बनी, उन राज्यों की सरकारों ने सेंटर के खिलाफ विरोध करना स्टार्ट किया कि आप हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल आप अपनाइए, सेंटर सारी जो पावर्स हैं अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करके बैठा है, ऐसे देश नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे सेंटर के बीच और स्टेट्स के बीच रिलेशंस बिगड़ने स्टार्ट हुए। सेंटर फिर भी हावी था, लेकिन स्टेट्स ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन देखो एक ऐसा भी दौर आया 90s में, खास करके जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लगी और स्टेट्स में जो सरकारें हुआ करती थीं उन पार्टीज का सेंटर में भी हिस्सा हुआ करता था कोएलिशन में। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट्स इंपावर हुए, सेंटर कमजोर हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से ट्रेंड चेंज हो गया है। सरकार एक पार्टी की है केंद्र में, मतलब बीजेपी के पास बहुमत है और बीजेपी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पावर सेंट्रलाइजेशन है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इनके पास में पावर काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज है। तो बीजेपी डोमिनेटेड जो स्टेट्स हैं, मतलब वो राज्य जहां पर बीजेपी की सत्ता है, तो वो स्टेट्स तो कुछ भी विरोध नहीं करते हैं। चाहे सेंटर कुछ भी डिसीजन ले ले, वो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है सेंटर का विरोध करना मतलब प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं बीजेपी में कि कोई प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर सके और वो पार्टी में रह सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, केरला, वो काफ़ी जोर शोर से अभी सेंटर का विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है स्टेट्स के साथ ठीक नहीं हो रहा है। तो ये पूरा ट्रेंड समझा हमने सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डायनामिक्स का। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के स्ट्रेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेके कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना और बाद में कंज्यूमर्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना, ये पूरी जो सप्लाई चेन है इलेक्ट्रिसिटी की, इस पूरी सप्लाई चेन में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का रोल सबसे बड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या करती हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस जनरेटर से बिजली लेगी और उस बिजली को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। ये काम होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, यानी डिस्कॉम का। बट देखो आर्टिकल में कहा जाता है पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेन में जो ये डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये वीकेस्ट लिंक भी हैं। ऐसा क्यों? मतलब वीकेस्ट लिंक क्यों है पूरी सप्लाई चेन में डिस्कॉम्स? क्योंकि देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज
हमेशा घाटे में रहती हैं। इनके ऊपर हजारों करोड़ों का कर्ज है। अब कोविड-19 के बाद तो सिचुएशन ऐसी भी आ गई है, अगर सरकार इनको कर्ज ना प्रोवाइड करे तो फिर ये डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डूबने के कगार पर आ जाएंगी। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डूब जाएंगी तो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, यानी पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चेन है वो कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए कोविड-19 आने के बाद 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें से 90,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। और बाद में ये 90,000 करोड़ की रकम को इंक्रीज करके कर दिया गया 1,25,000 करोड़। सरकार ने बोला ये एक प्रकार से स्टिमुलस पैकेज है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, बट एक्चुअल में ये स्टिमुलस पैकेज नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये पैसा दिया जाएगा लोन के तौर पर, ना कि ग्रांट के तौर पर। ऐसा नहीं कि सरकार मुफ्त में ये 1,25,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे रही है कि आप अपना पुराना जो कर्ज है वो चुका लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। सरकार सिर्फ ये चाहती है कि इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को डूबने से बचाया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई चेन है उसको कोलैप्स होने से बचाया जा सके। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि कई सारी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 1 लाख करोड़ रुपए देने हैं जनरेटर्स को, इतना ज़्यादा पैसा कैसे बकाया हो गया इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर? मतलब इतना ज़्यादा कर्ज जो है, डेट जो है, वो कैसे बढ़ गया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर? और जो कर्ज है उसमें भी देखो शॉर्ट टर्म डेट ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म डेट कम है। ये कुछ डेटा है, कितना पैसा देना है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को। डेटा ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। अब बात करते हैं रीजंस की कि कर्ज क्यों बढ़ गया है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे। देखो, एक जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज घाटे में जाती हैं और उन पर कर्ज बढ़ जाता है, वो रीज़न है AT&C लॉसेस। AT&C का मतलब है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस। क्या है ये? मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, ये कंज्यूमर का घर है, बीच में ये पोल्स लगा रखे हैं। होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो ट्रांसमिशन लाइंस है ना, उन ट्रांसमिशन लाइंस में इलेक्ट्रिसिटी का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पता लगा लेके चले 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से और कंज्यूमर तक पहुंची सिर्फ 0.5 इलेक्ट्रिसिटी। अब कंज्यूमर तो मांगेगा ना कि आप हमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, तो ट्रांसमिशन लाइंस में लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। इसके अलावा कॉमर्शियल लॉसेस, जैसे कंज्यूमर्स कई इलेक्ट्रिसिटी को चोरी कर लेते हैं। कई कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं पूरी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं लेकिन बिल नहीं देते। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को घाटा होता है। और देखो, घाटा जब बढ़ता जाता है, मान लीजिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ का घाटा हुआ, उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़ का घाटा हुआ, ये घाटा बढ़ता 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 1 लाख करोड़ तक आ पहुंचा है। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो AT&C लॉसेस जो है ये सिर्फ एक रीज़न है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज घाटे में रहती हैं, और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। जब देखो रेगुलेटर्स टैरिफ डिसाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कितने रुपए में इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगी, तो उस टैरिफ में AT&C लॉसेस को भी कंसीडर किया जाता है। तो फिर दूसरे रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज घाटे में रहती हैं? दूसरा रीजन है कैश फ्लो गैप। कैश फ्लो गैप मतलब जैसे देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने तो इलेक्ट्रिसिटी खरीद ली, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के साथ में, लेकिन अब कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी बेची जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा, पैसा आने में समय लग जाता है। कैश फ्लो में गैप देखने को मिलता है। जिसको पैसे देने थे उसको तो दे दिए, लेकिन कंज्यूमर से पैसे अभी आए नहीं हैं। इसके अलावा देखो, काफ़ी बार ऐसा भी होता है जिस फाइनेंशियल ईयर में इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पेमेंट करनी थी दूसरे स्टेक होल्डर्स को, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को, उस फाइनेंशियल ईयर में ये नहीं कर पाते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पिछला फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी खरीदी इन डिस्कॉम्स ने, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं दी। तो फिर वो क्या हो गया, जो पेमेंट नहीं की गई वो क्या हो गया, पेबल। मतलब इतना पैसा की सर्विसेज हम ले चुके हैं, इतने पैसों का प्रोडक्ट हम
खरीद चुके हैं बट पेमेंट अभी नहीं हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में, ये पेमेंट हम अगले फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। इस चीज़ को कहा जाता है पेबल। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में ओनली आईएएस ने कुछ नोट्स बनवाए, नोट्स के लिए बात हो गई है कि इतने पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो पेमेंट हुई नहीं और इस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट वो होगी, तो पिछले साल की जब बैलेंस शीट बनेगी ना, तो उस पैसों को दिखा दिया जाएगा बैलेंस शीट में कि ये पेबल हैं, प्रोडक्ट खरीदा जा चुका है लेकिन पैसे अभी नहीं दिए हैं। तो राइटर बताते हैं कि बहुत सारा पैसा जो है वो पेबल में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। इसके देखो मेनली 3 रीजंस हैं। एक तो जो रेगुलेटर्स हैं वो टैरिफ के दाम कम रखते हैं और बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कि फ्यूचर में हम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के जो टैरिफ हैं वो इंक्रीज कर देंगे और अभी जो आपको घाटा हो रहा है वो कवर हो जाएगा। दूसरा रीजन, स्टेट गवर्नमेंट्स देखो सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, सब्सिडी का पैसा तो जल्दी नहीं आता ना। किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा बिल नहीं वसूला गया है, इसके लिए पैसा दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स तो डिले करती हैं, इसलिए पैसा होता नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को। तीसरा, ट्रेड रिसीवेबल्स। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब देखो ये है, किसी कंपनी ने कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर दी है बट कंज्यूमर ने अभी पैसा नहीं दिया है कंपनी को, तो वो पैसा माना जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। कुछ नहीं, बस ये कॉम्प्लेक्स सा वर्ड है। सिंपल भाषा में आप बोलो ना, उधार हो गई है कि उधार में आपने प्रोडक्ट बेच दिया है और उधारी का पैसा अभी आया नहीं है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से करंट फाइनेंशियल ईयर में पूरी पेमेंट नहीं की जाती डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा और कर्ज जो है वो बढ़ता जाता है। यहां पर एग्जांपल दिया जाता है कि इवन स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा 1% भी सब्सिडी पेमेंट कम की जाती है तो बढ़ता बढ़ता 70,000 करोड़ हो गए हैं पिछले 10 सालों में। यानी पिछले 10 सालों में स्टेट गवर्नमेंट्स ने सब्सिडी का पैसा 70,000 करोड़ रुपए कम दिया है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज घाटे में जाती हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो कोविड-19 के बाद तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपको पता है लॉकडाउन लगा था कई महीनों तक और उस समय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने बिल नहीं दिया था। बोला गया था ना कि 3-4 महीने का बिल एक साथ आएगा। अब 3-4 महीने का बिल एक साथ आएगा या फिर कुछ महीनों का बिल माफ़ किया जाएगा, तो मतलब बिल्कुल ही रेवेन्यू नहीं आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास में, और जबकि कर्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर ये सिचुएशन आ गई कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने अगर कर्ज नहीं चुकाया तो बस ये फेल हो जाएंगी और पूरी जो सप्लाई चेन है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो इसीलिए सरकार सामने आई और सरकार ने पैकेज में अनाउंस किया कि हम 90,000 करोड़ रुपए एलोकेट करेंगे, देंगे इनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ताकि ये अपना कर्ज चुका सकें। और सरकार ने ये पैसा लोन के तौर पे दिया है, ऐसा नहीं कि लौटाना नहीं है, वापस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लौटाना है। अब लास्ट में बात आती है करना क्या चाहिए। देखो सबसे पहले तो सरकार को ये समझने की आवश्यकता है, आपने जो अभी सॉल्यूशन दिया है वो सिर्फ एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो अभी स्ट्रेस में है उनका स्ट्रेस कम होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रेस दूर कर दिया है, आपने बस स्ट्रेस को फिलहाल के लिए टाल दिया है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसा दिया जाता 1 लाख करोड़ रुपए सीधा सीधा, तो फिर वो उनका स्ट्रेस कम होता ना। अभी आपने ये पैसा लोन दिया है, आपने बोल दिया कि भाई जिसको चुकाना है चुका दीजिए, अभी हम आपको पैसा दे रहे हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बाद में आपको भी तो पैसा चुकाना पड़ेगा ना। तो फिर रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये AT&C लॉसेस हैं, इनको कम करने की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ इनको कम करने से काम नहीं चलेगा। रेगुलेटर्स जो टैरिफ सेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, जिस टैरिफ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कंज्यूमर को यूनिट्स बेचती हैं, वो टैरिफ अच्छे से डिसाइड किया जाए, AT&C लॉसेस को भी कंसीडर किया जाए और फ्यूचर पे कुछ मत छोड़ा जाए। ऐसा नहीं कि हाँ अभी टैरिफ कम है, फ्यूचर में हम इंक्रीज कर देंगे तब आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि देखो आगे आगे कंपटीशन काफ़ी बढ़ने वाला है। आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी का चलन काफ़ी बढ़ रहा है। जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, वो अपने अपने प्रीमिसेस में रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित इक्विपमेंट्स लगवाते जा रहे हैं। कम से कम दिन में तो उनको
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी लेनी ही नहीं पड़ती। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा कर रहे हैं। और रात के समय भी अगर बैटरी हो तो सुबह जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसके सहारे से रात का भी काम चल सकता है। इवन देखो, रिन्यूएबल एनर्जी को आप नहीं भी कंसिडर कीजिए तो भी थर्ड पार्टी सप्लायर से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर लेंगे कॉम्पिटिटिव मॉडल के अंतर्गत, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे बर्डन और भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो, प्रीमियम जो कस्टमर्स हैं वो अब इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर ही नहीं रहे हैं। और गांव में इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है तो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, चोरी काफ़ी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत सारे लोग बिल भी नहीं देते हैं, तो यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, बैंक्स को, मतलब जिन्होंने कर्ज दिया है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और सरकार को, सबको मिल के सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं इसे सस्टेनेबल बनाया जा सके, फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया म्यांमार रिलेशंस के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हाल ही में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरावने ये म्यांमार की यात्रा पर गए। इससे पता लगता है कि इंडिया म्यांमार को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। इस विजिट में देखो 2 बातों पर फोकस किया गया। एक तो म्यांमार में की पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ एंगेजमेंट और दूसरा बैलेंसिंग द नेबर्स। हम डिस्कस करेंगे कैसे। इस विजिट के दौरान इंडिया के डेलीगेशन ने म्यांमार के विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर सू की से मुलाकात की। म्यांमार के मिलिट्री कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मीन अंग से मुलाकात की। देखो 1990s के बाद से ही इंडिया म्यांमार के अंदर चल रही डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करता आया है। 1990 से पहले म्यांमार में मिलिट्री रूल था और कुछ समय तक इंडिया ने म्यांमार के संदर्भ में आइडियलिज्म की पॉलिसी अपनाई कि जब तक म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं आ जाती हम म्यांमार के साथ डील नहीं करेंगे। लेकिन देखो 1990 के आसपास इंडिया की आंखें खुल गई। आंखें खुलना मतलब इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि आइडियलिज्म के चलते कि हम म्यांमार के साथ तब तक डील नहीं करेंगे जब तक म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं आएगी। इसकी वजह से तो म्यांमार पूरा चाइना की गोद में जाके बैठ गया है। ये तो हमने गलती कर दी। तो उस समय इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी भी लॉन्च हुई थी, तो हमने म्यांमार की इंपॉर्टेंस को समझा और उस समय धीरे धीरे म्यांमार भी डेमोक्रेसी के कदमों पर आगे बढ़ रहा था। तो इंडिया ने म्यांमार के अंदर चल रही डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस को सपोर्ट किया। इंडिया ने कहा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होगा, लेकिन म्यांमार के अंदर ही म्यांमार धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहा है उसका सपोर्ट इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इसका फायदा भी इंडिया को मिला। एक तो देखो इंडिया ने पहली जो अपनी रणनीति थी वो चेंज कर ली कि जब तक डेमोक्रेसी पूरी तरह से नहीं आएगी तब तक हम म्यांमार के साथ डील नहीं करेंगे। ये पॉलिसी इंडिया ने छोड़ दी। तो म्यांमार में जो भी पार्टी सत्ता में आती, जैसे 2010 में मिलिट्री बैक्ड यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी सत्ता में आई थी, इंडिया ने इस पार्टी के साथ डील किया, म्यांमार के साथ डील किया। और बाद में जब सू की पार्टी इलेक्शन जीती, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, तब भी इंडिया ने म्यांमार के साथ डील किया। मतलब अब इंडिया की पॉलिसी ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होगी हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम डील करेंगे ही करेंगे जो भी म्यांमार में सरकार है। इवन म्यांमार के लिए भी इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी है। देखो 1962 से लेके 1990 के बीच म्यांमार की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बाकी देश तो म्यांमार के साथ रिलेशंस मेंटेन करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि मिलिट्री रूल था म्यांमार के अंदर। तो चाइना के ऊपर निर्भरता म्यांमार की काफ़ी बढ़ गई थी। म्यांमार ये चाहता था कि हम पूरी तरह से एक देश के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और इंडिया एक अच्छा अल्टरनेटिव था। म्यांमार को लगता था कि इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस अगर मेंटेन किए जाते हैं तो चाइना के ऊपर सिर्फ हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इस वजह से म्यांमार ने इंडिया समेत इंडिया जैसे दूसरे देशों के साथ अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया और डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बात करें हाल ही में क्या रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंडिया और म्यांमार रिलेशंस के संदर्भ में। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, इंडिया के बारे में फॉरेन कंट्रीज में एक बात प्रचलित है और आपको भी पता है क्या, इंडिया बातें तो बहुत बोलता है लेकिन एक्शन नहीं लेता है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हो जाती है लेकिन
उन प्रोजेक्ट्स जिनकी अनाउंसमेंट हुई है उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। बाकी देशों की तरह म्यांमार में भी इंडिया की यही इमेज है। तो हाल ही में ये जो डेलीगेशन गया म्यांमार की यात्रा पर, इस डेलीगेशन ने उन कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की कि इंडिया अब एक्ट भी करेगा और जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं उनको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। अभी देखो, जो म्यांमार की कैपिटल है नेपिडा, यहाँ पर इंडियन एम्बेसी का एक लाइजन ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ है। वैसे तो आपको लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है, ये रूटीन की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है, बट देखो ऐसा नहीं है। म्यांमार की राजधानी में, म्यांमार की कैपिटल नेपिडा में कुछ ही देशों का लाइजन ऑफिस है और अब इंडिया में उनमें से एक है। इंडिया की अब परमानेंट प्रेजेंस है म्यांमार की कैपिटल में। और हैरानी वाली बात यह है कि 2017 में चाइना पहला ऐसा देश बना था जिसने म्यांमार की राजधानी नेपिडा में अपना लाइजन ऑफिस इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा इंडिया ने यह भी प्रपोज किया है कि म्यांमार में $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से एक पेट्रोलियम रिफाइनरी इस्टेब्लिश की जाए। इससे देखो पता लगता है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा सीरियस है म्यांमार के साथ कोऑपरेशन को इंक्रीज करने को लेके, खास करके एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में। इवन देखो चाइना भी एनर्जी के क्षेत्र में म्यांमार में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो इंडिया और चाइना के बीच म्यांमार में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेके कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। और ये तब है जब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर भी टेंशंस हैं। एक और एरिया जिसको लेके कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इंडिया और म्यांमार के बीच, वो ये है, दोनों देशों के बीच एक समझ विकसित हुई है कि कोई भी देश दूसरे देश की टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं होने देगा दूसरे देश के इंटरेस्ट के विरुद्ध एक्टिविटीज़ के लिए। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में देखो काफ़ी सारे जो इंसर्जेंट्स हैं वो इंडिया में अटैक करते हैं और भाग जाते हैं म्यांमार के अंदर, लेकिन म्यांमार की आर्मी ने, म्यांमार की सरकार ने इंडिया के साथ काफ़ी कोऑपरेट किया है। ऐसे इंसर्जेंट्स जो इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं उनको खदेड़ने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए काफ़ी बार इंडिया की जो आर्मी है वो म्यांमार के अंदर जाती है, म्यांमार की आर्मी की कोऑपरेशन के साथ, म्यांमार सरकार की अनुमति के बाद, ताकि उन इंसर्जेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हॉट परसूट वर्ड का नाम आपने सुना होगा, इस पर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था। हॉट परसूट मतलब मान लीजिए किसी इंसर्जेंट ने इंडिया में टेरर अटैक को अंजाम दिया, तो उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज हरकत में आएंगी और उन इंसर्जेंट्स का पीछा किया जाएगा। पीछा करते करते अगर इंडिया की फोर्सेस म्यांमार की टेरिटरी में एंटर कर जाती हैं तो इसे कहा जाता है हॉट परस्यूट। ये सर्जिकल स्ट्राइक से अलग है। सर्जिकल स्ट्राइक्स में तो बाकायदा ऑपरेशन प्लान किया जाता है कि हम दूसरे देश की टेरिटरी में घुसेंगे और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे, लेकिन हॉट परस्यूट इससे अलग होता है। हॉट परस्यूट में फोर्सेस क्रिमिनल का पीछा करते करते, इंसर्जेंट्स का पीछा करते करते जब दूसरे देश की टेरिटरी में चले जाते हैं और इसके लिए टर्म्स पहले से डिसाइडेड होती हैं। तो ये हमने बात की कि इस एरिया में भी कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रोहिंग्याज इशू की। देखो रोहिंग्याज इशू के बारे में बेसिक्स तो आपको पता है, म्यांमार में रहते हैं वैसे रोहिंग्याज, लेकिन रोहिंग्याज पर काफ़ी सारे अत्याचार के आरोप लगते हैं म्यांमार में, इसलिए बहुत सारे रोहिंग्याज बांग्लादेश में भागकर आए हुए हैं। बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्याज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बांग्लादेश की सरकार बार बार बोलती भी है कि म्यांमार इन रोहिंग्याज को वापस ले अपने देश में, क्योंकि हमारे ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ रहा है। अब देखो दोनों देशों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। एक तरफ बांग्लादेश हमें मतलब इंडिया को बोलता है कि आप म्यांमार को बोलिए कि रोहिंग्याज को वापस लिया जाए, जबकि म्यांमार को अगर इंडिया सीधा सीधा बोलता है कि आप रोहिंग्याज को वापस लीजिए, आपने अत्याचार किया है, आप सीरियस नहीं हो, तो फिर म्यांमार हमसे नाराज हो जाएगा। मतलब म्यांमार और बांग्लादेश के बीच कन्फ्लिक्ट है रोहिंग्या इशू को लेके। इंडिया किसी एक देश का साथ नहीं दे सकता, इंडिया को बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता होती है। तो इंडिया ने अब ये बैलेंस इस्टेब्लिश किया है। इंडिया कहता है कि हम बांग्लादेश के कंसर्न्स को समझते हैं रोहिंग्याज को लेकर कि रोहिंग्याज का बर्डन काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है बांग्लादेश के ऊपर। इसके साथ साथ इंडिया ये भी बोलता है कि म्यांमार की सरकार जो एफर्ट्स लगा रही है रोहिंग्याज को वापस लेने के लिए, उन एफर्ट्स का इंडिया समर्थन करता है। तो रोहिंग्या इशू को लेकर दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की इंडिया ने कोशिश की है। लास्ट में कंक्लूजन में आर्टिकल में कहा जाता है
देखो, पॉलिटिकल एंगेजमेंट और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग तो इंडिया ने अच्छी की है म्यांमार के संदर्भ में। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के साथ अच्छी एंगेजमेंट हुई है और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है म्यांमार बांग्लादेश के बीच। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका असर देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ये ओपन टू डिबेट है। काफ़ी सारे म्यांमार के सेक्टर्स में इंडिया अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर रहा है, ये अच्छी बात है। वैसे भी इंडिया अपनी एंगेजमेंट साउथ ईस्ट एशिया के साथ इन्हेंस करना चाहता है और बीच में एक की ब्रिज का काम करता है म्यांमार। ये देखो, ये पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, इस साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया को कोऑपरेशन अगर इंक्रीज करना है तो म्यांमार एक ब्रिज का काम करता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया म्यांमार रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले आप गिलगिट बाल्टिस्तान का इतिहास जान लीजिए। देखो, बंटवारे के समय गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करता था, बट डोगरा रूल तो था पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान में डोगरा रूल काफ़ी ज़्यादा लाइट था। क्योंकि देखो, गिलगिट बाल्टिस्तान की जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा थी ग्रेट गेम में। ग्रेट गेम मतलब 19th सेंचुरी में आपने सुना होगा, ब्रिटिशर्स के बीच और रशियन एम्पायर के बीच एक गेम चल रहा था। गेम मतलब जैसे चेस की जो बाजी नहीं होती, कोशिश की जा रही थी दोनों एम्पायर्स के बीच कि वो सेंट्रल एशिया समेत साउथ एशिया, अफगानिस्तान, यहाँ पर कब्जा इस्टेब्लिश कर सकें। तो इस ग्रेट गेम्स के बीच गिलगिट बाल्टिस्तान की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसलिए महाराजा हरि सिंह और उनके जो वंशज थे यानी डोगरा रूलर्स थे, उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान को लीज पर दिया हुआ था ब्रिटिशर्स को। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने गिलगिट स्काउट्स को रेज किया हुआ था ताकि गिलगिट बाल्टिस्तान की सुरक्षा की जा सके, और ऑफिसर ब्रिटेन का हुआ करता था। लेकिन जैसे ही महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, गिलगिट स्काउट्स ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया और गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में चला गया। वो स्टोरी आपको पता है, यूएन में इंडिया चला गया था, सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उसके बाद से अभी तक मैप इसी प्रकार से है। आप ये देखिए, शुरुआत में ये गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है ये पाकिस्तान के पास है। ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है। ये है अक्साई चीन, ये चाइना के पास है 1962 के बाद से ही। और ये है सक्सम वैली, ये पहले पाकिस्तान के पास हुआ करती थी, लेकिन 1960s में इस एरिया को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चाइना को, क्योंकि यहाँ पे है जिंगजियांग का एरिया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया था चाइना के लिए, इसलिए पाकिस्तान ने ये एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो इतिहास की हम बात कर रहे थे गिलगिट बाल्टिस्तान की। जैसे ही गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया, तब से लेके अभी तक गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान में एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे गवर्न किया जा रहा था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उससे अलग गिलगिट बाल्टिस्तान को गवर्न किया जा रहा था। ये तो देखो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, और ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। तो गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान में गवर्न किया जाता था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अलग। समझ गए? मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर शामिल करके गवर्न नहीं किया जाता था, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने एक अलग से प्रोविंस भी नहीं बनाया हुआ था। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता था अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का एक नॉर्मल प्रोविंस बना दिया जाता है तो फिर जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है कि जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो स्टेटस खत्म हो जाएगा, ऐसा पाकिस्तान को लगता था। इसीलिए गिलगिट बाल्टिस्तान को अभी तक प्रोविंस नहीं बनाया गया था। बट अब पाकिस्तान की सरकार गिलगिट बाल्टिस्तान को एक अलग से प्रोविंस बनाने जा रही है, बाकी पाकिस्तान के प्रोविंसेस की तरह। इस संदर्भ में जल्द ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सालों तक गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग से गवर्न करने के बाद अब बाकी प्रोविंसेस की तरह एक नॉर्मल प्रोविंस क्यों बनाया जा रहा है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा? इसके रीजंस हैं। देखो, सबसे पहला रीजन तो ये है, अब इंडिया में स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू एंड कश्मीर को, वो रिवोक किया जा चुका है।
मतलब इंडिया की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर अब एक ऐसा इशू है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो उसी का जवाब देने के लिए पाकिस्तान भी गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग से प्रोविंस बना रहा है। दूसरा रीज़न, गिलगिट बाल्टिस्तान में जो लोग हैं वो भी हमेशा से ऐसा चाहते आए हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान का पूरी तरह से इंटीग्रेशन होना चाहिए पाकिस्तान में। यहां पर देखो मेनली सिया पॉपुलेशन है या फिर ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जो बाकी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से अलग हैं। पाकिस्तान में तो सुन्नी पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान में सिया पॉपुलेशन ज़्यादा है और दूसरे ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में नहीं शामिल हैं। तो इनका हमेशा से ये मानना था कि गिलगिट बाल्टिस्तान का फुल इंटीग्रेशन होना चाहिए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की सरकार को लगता है कि हम अगर अब गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग से प्रोविंस बनाते हैं तो गिलगिट बाल्टिस्तान की जनता के कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सकता है। तीसरा रीज़न, देखो जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है और यहाँ पे चाइनीज़ प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया की तरफ से बार बार क्लेम भी किया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा जो अभी पाकिस्तान के पास है उस हिस्से को हम वापस ले लेंगे पाकिस्तान से और चाइना से भी। लेकिन अब गिलगिट बाल्टिस्तान जब पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा पाकिस्तान में तो फिर चाइना एक तो अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई कर सकेगा गिलगिट बाल्टिस्तान में कि चाइना की जो प्रेजेंस है गिलगिट बाल्टिस्तान में वो सही है, क्योंकि अब गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। चाइना ये चाहता है कि बहुत सारे चाइनीज़ लोग, चाइना की जो मिलिट्री है गिलगिट बाल्टिस्तान में, उस पर कोई आवाज़ ना उठाए ये कह के कि गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू एंड कश्मीर फिलहाल डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आपके लोग यहाँ पे क्यों हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान हिस्सा बन जाएगा पाकिस्तान का, पूरी तरह से प्रोविंस बन जाएगा, तो चाइना बोल सकेगा ना कि गिलगिट बाल्टिस्तान अब एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, पाकिस्तान का एक नॉर्मल प्रोविंस है। दूसरा, चाइना भी इंडिया को जवाब देना चाहता है क्योंकि लद्दाख का स्टेटस इंडिया ने चेंज कर लिया है, तो पाकिस्तान के थ्रू चाइना इंडिया को जवाब देना चाहता है कि देखो गिलगिट बाल्टिस्तान का भी स्टेटस अब चेंज हो चुका है, ये आपका जवाब है, आपने जो लद्दाख के साथ किया उसका ये जवाब है। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अब गिलगिट बाल्टिस्तान का स्टेटस चेंज करना चाहता है। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, इंडिया को देखो अपनी कैपेबिलिटीज़ को एसेस करके स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। सिर्फ अगर रिटोरिकल जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उसका नतीजा ये निकल सकता है कि जैसे इंडिया चाइना और पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा हो। तो सोच समझ के इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को एक प्रोविंस बनाया जाता है पाकिस्तान में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।